हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। दिस इज द पार्ट नंबर 5 ऑफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की का हमारा ये भाग नंबर 5 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी, विद्युत फ्लक्स के बारे में। सो आइए चर्चा करते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है उसका सूत्र होता है फाई बराबर ई डॉट टी एस। ठीक है, किसी भी बंद लूप से या किसी बंद क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जो है डीएस के ऊपर क्या मैंने लगाया है, वेक्टर लगाया है, मतलब सदिश लगाया है। अब बात आती है यहाँ फाई क्या है। फाई तो हो गया हमारा फ्लक्स का सिंबल, ई हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया डीएस, ये हो गया कोस थीटा। तो फाई का सूत्र क्या हो गया, फाई का सूत्र हो गया ई डीएस कोस थीटा। तो यदि मैं ई डी एस और थीटा की बात करूं तो मान लीजिए ये हमारे पास है विद्युत क्षेत्र इस तरफ से। सो ये है हमारे पास विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्या है, कोयल है। तो मैं कोयल बनाता हूँ एक, देखिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक कोयल है। तो ऐसे में जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो क्या होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, ये है हमारे एरिया डायरेक्शन। जो मैंने यहाँ डीएस के ऊपर क्षेत्र लगाया है या दिशा लगाई है, एरो लगाया है, उसकी दिशा इस तरह होती है। तो थीटा डिग्री कोण पर ई। तो ये हो गया फाई बराबर ई डॉट ई डी एस कोस थीटा। इसी कारण से फाई बराबर ई बराबर फाई अपॉन डी एस बना, या फाई अपॉन डी एस कोस थीटा बना। इसी कारण से ई को हम विद्युत फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिए। ये पूछा गया था मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर नेवी के अंदर, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जरूर याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सेम है। ठीक है। सो ये जो है नेवी के अंदर सितंबर वाले में, आई थिंक 2018 के अंदर ये पूछा गया था। तो इसका आप खास ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ छोटे मोटे नोट। वैसे उससे पहले हम बात करते हैं मात्रक के बारे में, ये यूनिट के बारे में। तो देखिए, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मैंने फॉर्मूला बताया ई डी एस कोस थीटा। तो ई की यूनिट क्या है, ई की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ओके। और डी एस क्षेत्रफल की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट बन जाएगी। और मैंने इसकी न्यूटन पर कूलम को मैंने क्या कहा था, वोल्ट पर मीटर कहा था, तो इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये वोल्ट मीटर भी इसकी एक यूनिट मानी जाती है। तो ये हमारे पास दो यूनिट होती है इसकी। अब हमारे पास एक नोट है जो आप खास कर ध्यान रखें। ठीक है, क्या है ये नोट, देखिए। क्या बोलूं कि यदि किसी कुंडली का, कुंडली मतलब कोयल का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यदि किसी कुंडली का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, क्या मतलब है इनका, इफ द प्लेन ऑफ कोयल is perpendicular to electric field, then अब देखिए, कहने को यहाँ वर्ड आ रहा है लंबवत, तो लगता है 90 डिग्री कोण है। लेकिन यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा 0 है। 0 क्यों है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए कि सपोज कीजिए ये है हमारा विद्युत क्षेत्र इस तरफ से। अब कुंडली का तल, कुंडली का तल मतलब कुंडली कैसे रखी हुई है, तो ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, कैमरे को बड़ा करके थोड़ा इसको। तो कुंडली का तल कैसे है कि ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है हमारे पास इस तरह से, और ये कुंडली का तल है ये। तो देखिए, अब विद्युत क्षेत्र है हमारा इस तरफ से इस तरफ, और क्षेत्रफल की दिशा होगी तल, ये तल है, तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये क्षेत्रफल दिशा होगी। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे क्या हो गए, समांतर हो गए। तो ऐसा समांतर होने पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। तो इसलिए जो है वो थीटा 0 कहा जाता है। तो कुंडली, यदि हमारा विद्युत क्षेत्र ये है तो हमारी कुंडली किस तरह से, कुंडली यूं है कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास इस तरह से यहाँ है एरिया की दिशा, और यहाँ ई की दिशा। तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम होगा।
नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि यदि किसी कुंडली का तल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, or you can say if the plane of coil is parallel to electric field, तब ऐसे में थीटा कितना है 90 डिग्री होगा। तो दोनों लाइन याद रखिए, इसमें आगे हमारी काफी ज्यादा काम आने वाली है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम आइए हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या होगा। ये बोला गया कि ई दिया जाता है कितने से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एरिया दिया जाता है 4i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। कहा गया फाइंड द फ्लक्स, फ्लक्स को ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बोला गया। तो देखिए ऐसे के अंदर क्या करेंगे हम, आंसर कैसे निकालेंगे। तो आइए देखिए, तो हमें निकालना है फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई डॉट ए। तो फाई बराबर ई कितना है हमारे पास, ई है 2i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप। तो ऐसे में जब हम फाई निकालेंगे तो आई वाला आई से होगा 2 इंटू 4, 3 वाला 2 से होगा और 4 वाला, मतलब आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से नहीं होगा। तो आप याद रखिए कि आई डॉट आई सेम सेम मल्टीप्लाई होंगे, जे डॉट जे के डॉट के होता है 1। ठीक है, तो आई वाला आई से, यहाँ आई का कौन है 2, यहाँ आई का कौन है 4, यहाँ आई जे का कौन है 3, यहाँ जे का कौन है 2, बस आगे के का किससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो वाई आ जाएगा 4 और 2 6, सॉरी 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा 14 वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए हम इसी के ऊपर करते हैं क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन है आपके पास इसी के अंदर यदि हम चर्चा करें तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बोला गया कि यदि E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ बोला गया कि स्क्वायर कोइल है। ओके, मतलब एक वर्गाकार कोइल है जिसकी साइड कितनी है, साइड 2 मीटर है। कहाँ रखी हुई है, XY तल में रखी हुई है। तब एक वर्गाकार कुंडली जो कि XY तल में रखी गई, फ्लक्स बताइए। अब देखिए हमें यहाँ क्या बोल दिया कि XY तल में रखी हुई है। जब कुंडली XY तल में होगी, जब कुंडली XY तल में होगी तो सोचिए आपकी, ये मान लीजिए हमारे पास ये X है और ये Y है। ओके, और हमारे पास यहाँ पर एक कुंडली है इस तरह से। तो यदि ये सोचिए यदि ये हमारी कुंडली है तो इसका तल कहाँ होगा, बाहर कौन के, बाहर जेड यहाँ होगा, है ना, जेड इस तरफ होगा। और जब जेड इस तरफ होगा, क्योंकि क्षेत्रफल दिशा क्या थी, एरिया के लंबवत है, तो एरिया है इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। तो जब इसके बाहर की ओर होगा तो फाई का सूत्र क्या होगा, फाई का सूत्र होगा ई डॉट ए। तो ई कितना है हमारे पास, ई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट ए कितना है हमारे पास, ए है 2k कैप। के कैप क्यों रखा, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होगी, एक्स जेड की तरफ होगी। तो के वाला के से हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 वोल्ट पर मीटर, सॉरी 8 वोल्ट मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, फ्लक्स का आंसर। नेक्स्ट चलिए हम और आगे बात करते हैं। नोट क्या, नोट ये है हमारे पास कि फ्लक्स हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स और एक होता है हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, बाहरी फ्लक्स, मतलब कि आउटवर्ड फ्लक्स। इस बात का मतलब आपको आगे जाके समझ आएगा, हमारा अगला जो टॉपिक होगा आउटवर्ड फ्लक्स।
और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है, आंतरिक फ्लक्स या निर्गत निवेशी भी आप इसे बोल सकते हैं। तो एक हो गया निर्गत फ्लक्स, एक हो गया निवेशी फ्लक्स। तो भारी फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? भारी फ्लक्स को हम बोल देते हैं निर्गत फ्लक्स। और एक आता है क्या? निवेशी फ्लक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है देखिए। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, गाउस का नियम। गाउस नियम, तो गाउस का नियम क्या है देखिए। गाउस का नियम कहता है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक इस तरह से कोई क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास आवेश पड़े हैं 4 कूलाम का, -2 कूलाम का, 1 कूलाम का, 4। तो ऐसे में इस बंद पथ से इसको Q4 को इसकी जगह हम Q1 Q2 Q3 मान लें। तो यहाँ हमारे पास Q1 पड़ा है, Q2 पड़ा है, Q3 पड़ा है और Q4 पड़ा है। तो इस बंद क्षेत्रफल से, इस बंद क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। ओके, गाउसियन सरफेस। तो इस बंद क्षेत्रफल से जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? ई डॉट डी एस इस बंद क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश मतलब से समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के रेशियो के बराबर होगा। तो ऐसे में यदि हम समेशन क्यू लिखें तो समेशन क्यू क्या आएगा? तो समेशन क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q4 को क्यों नहीं लिया? Q4 आउटवर्ड था इसलिए, मतलब वो क्षेत्रफल से बाहर था इसलिए नहीं लिया। ओके, तो ये आपको खास कर ध्यान रखना है इस बात के ऊपर, और इसी के ऊपर ही इनवर्ड आउटवर्ड फ्लक्स आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि समेशन क्यू पॉजिटिव है, मतलब कि टोटल क्या है हमारे पास? धनात्मक है। सपोज करो टोटल करा हुआ टोटल आवेश हमारे पास पॉजिटिव आ गया, सपोज करो टोटल 5 कूलम आ गया। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है? बाहर निकलती है ना। तो इसलिए जब समेशन क्यू पॉजिटिव है तो हमने क्या बोला कि फ्लक्स भी पॉजिटिव है, और फ्लक्स पॉजिटिव है तो ये कैसा फ्लक्स है? ये निर्गत फ्लक्स है। निर्गत को हम क्या बोलते हैं? आउटवर्ड फ्लक्स है। यदि समेशन क्यू नेगेटिव है तो फाई भी नेगेटिव होगा, तो निवेशी मतलब ये क्या होगा? इनवर्ड फ्लक्स होगा। ओके, सो ये होता है हमारे पास आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लक्स की कहानी, और ये हमारे आज के लेक्चर का पेज नंबर 6 है। तो चलिए, तो ये है इनवर्ड और आउटवर्ड कहानी। अब इसके ऊपर एक और छोटे मोटे हम क्वेश्चन करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि यदि मान लीजिए, यदि किसी क्षेत्रफल में या किसी एरिया में n डायपोल रखे जाएं, डायपोल मतलब द्विध्रुव, ओके, तब फ्लक्स होगा। तो देखिए जब हमने n डायपोल रख दिए, जब हमने n डायपोल रख दिए तो ऐसे में फ्लक्स क्या होगा? अब सोचिए, डायपोल क्या है, द्विध्रुव क्या है, जिसमें एक हमारे पास प्लस का चार्ज होगा और एक हमारे पास माइनस का चार्ज होगा। तो टोटल चाहे n हो चाहे कुछ भी हो, कितने भी हो, टोटल हमारे पास क्या आने वाला है? टोटल हमारे पास जीरो आने वाला है समेशन क्यू, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतना माइनस होगा। तो ऐसे में टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। आइए वो करते हैं हम। कहा गया कि यदि किसी गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई है, ओके, द आउटवर्ड फ्लक्स इज फाई। इफ
area of Gaussian surface will be double। यदि हम Gaussian surface के एरिया क्या करते हैं, हम डबल कर दें, ओके, तब फ्लक्स क्या होगा। तो आंसर है, ऑप्शन है आपके पास 5, 5/2, 2/5 और नन ऑफ दीज। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। देन आपको आगे मैं सोल्यूशन बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या होगा। देखिए कि आंसर आएगा इसका 5। खास कर ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्यू आवेश है। अब हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास ये बंद एरिया है, ये ब्लैक होल, इससे भी फ्लक्स कितना निकला, Q/ε0। अब आपने एरिया को ज्यादा कर दिया, एरिया को ज्यादा कर दिया, ये पिंक वाला आएगा। अभी भी फ्लक्स कितना है, Q/ε0। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से निकलेंगी, जितनी देखिए छोटे वाले से निकल रही उतनी क्या है, बड़े वाले से निकल रही। तो इसलिए दोनों समय में फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आवेश घनत्व, जिसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या होता है चार्ज डेंसिटी, तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या है, देखिए। तो चार्ज डेंसिटी में वो तीन तरह के, एक है लैम्डा, जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसे रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है रो, जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक आता है सिग्मा, जिसे हम बोलते हैं, सॉरी रो को जगह आएगा सिग्मा, तो सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रो, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं आवेश, सॉरी आयतन आवेश या आयतनीय आवेश। क्या होता है ये हमारे पास, तो सुन लीजिए। जब हमें 1D लेना हो, मतलब एक रेखीय लेना हो, तो हम लैम्डा लेते हैं। जैसे धागा है, धागे में आपने छोटा सा काटा, तो धागे में क्या होगी, लंबाई होगी, तो हम एक रेखीय लेंगे तो लैम्डा लेंगे। पेपर में काटा हमने कुछ एक छोटा सा हिस्सा, तो उसमें 2D एरिया होगा, पतला पेपर एकदम, मोटाई नहीं है उसकी, तो उसमें क्षेत्रफल होगा, तो हम क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे। अब गोला है, तरबूज है, तरबूज में से एक छोटा सा हिस्सा काट लिया, उसका आयतन होगा, तो वो हम क्या लेंगे, वो हम आयतन आवेश लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे काम आती है तीनों चीजें। हमारे कोई ज्यादा कुछ खास काम में नहीं है, बस एक सीधा सीधा फॉर्मूला रखिए कि लैम्डा बराबर होता है Q/L, एकांक लंबाई में आवेश। सिग्मा बराबर होता है Q/मीटर स्क्वायर, सॉरी Q/एरिया, ओके। और रो बराबर होता है आवेश बटे वॉल्यूम। तो ये होता है हमारे पास। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है, कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। ये कब काम आता है हमारा 1D में, ये कब काम आता है हमारा 2D में, ये कब काम आता है हमारा 1D, मतलब ये हमारा कब काम आएगा, लाइन के रूप में धागे के अंदर, ये कब काम आएगा हमारा पेपर के अंदर, और ये कब काम आएगा हमारा स्फीयर के अंदर। तो ये है हमारा गाउस का नियम। नेक्स्ट आता है ये आगे जो बताने जा रहा हूँ सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन चार्ज, सॉरी लॉन्ग चार्ज वायर, है ना, एक पतली चार्ज वायर का ना कुछ।
जब एक पतली लंबी तार के विद्युत क्षेत्र की बात की जाएगी, तो पतली तार का विद्युत क्षेत्र क्या होगा देखिए, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक पतली तार है, ठीक है, इस तरह से। तो इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो होगा 2k लैम्डा बटे आर। लैम्डा क्या है, इसका आवेश घनत्व है, आर क्या है, दूरी है। और आपको खास क्या याद रखना है कि ई और आर में ग्राफ कैसे, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, इससे तो आपसे पूछता नहीं है। तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट आता है थिन शीट के कारण। एक पतली चादर के कारण, बहुत रेयर केस में इसके क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगला जो वीडियो होगा हमारा, वो हमारा एक प्रैक्टिस वीडियो होगा, जिसके अंदर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के ऊपर, स्थिर विद्युत के ऊपर। चलिए, इलेक्ट्रिक ड्यूटेड थिन शीट, ड्यूटेड थिन शीट की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक पतली शीट है, इस तरह से एक पतली शीट है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और इधर निकालोगे तो वो इस तरफ होगा। तो कितना होगा, वो होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश है, तो जो आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आर तो यहाँ है, और ई जो है वो यहाँ है। तो कैसा होगा, पेज नंबर 11 है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। ड्यू टू ए कंडक्टिंग होलोस्फीयर, चालक तथा खोखले गोले के कारण तथा की जगह भी आ भी ले सकते हैं। या मतलब क्या है कि खोखला गोला है हमारे पास, है ना। दोनों में क्या खास बात है कि यदि कोई चालक होगा तो उसमें सारा आवेश कहाँ पर होगा, सतह पर होगा। यदि कोई चालक गोला होगा तो उसमें सारा आवेश कहाँ पर होगा, सतह पर होगा, ठीक है। तो उसमें सारा आवेश कहाँ पर है, सतह पर है। और खोखला गोला होगा तो उसमें सारा आवेश कहाँ पर होगा, सतह पर होगा। ये दूरी कितनी है, आर, कैपिटल आर, सॉरी, इसकी त्रिज्या है। और हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना। तो ई इन, इनसाइड का क्या होगा, इनसाइड का होगा 0। इनसाइड कब होगा, जब आर होगा किससे, छोटा आर से। आर क्या है यहाँ, आर है यहाँ केंद्र से दूरी। ई सतह पर कितना होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर होगा, तब जब आर बराबर। ई आउटसाइड कितना होगा, तो होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, जब आर बड़ा होगा किससे, आर से। तो ऐसे में हमारे पास यदि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा देखिए, देखिए ग्राफ किस प्रकार का आएगा। ग्राफ आएगा, अंदर तो रहेगा 0 और बाहर आएगा। तो यहाँ से तो हो गया 1/r स्क्वायर, और यहाँ से क्या रहेगा, 0 रहेगा। और सतह पर क्या रहेगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर रहेगा। ये ई का ग्राफ है, आप इसे याद रखिए। डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो ई के लिए बना है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिस इज द पेज नंबर 13। नेक्स्ट आता है ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले के कारण। यदि हम ठोस गोले की बात करें तो ठोस गोले के कारण क्या होगा देखिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक ठोस गोला है। ठोस गोला क्या होता है, जिसके अंदर जो आवेश है वो इसके सतह पर रहता है। तो हमारे पास जो आवेश है वो कुछ इस तरह से है। तो इसमें क्या होगा, आउटसाइड का फॉर्मूला तो सेम है जो पहले था, इनसाइड सरफेस का फॉर्मूला भी सेम है सतह का, लेकिन इनसाइड का फॉर्मूला अलग है।
के क्यू आर बटे आर क्यूब है, जो कि ई जो इन है वो समानुपाती होता है किसके, आर के। तो ऐसे में यदि हम ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, ई और आर के बीच में, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। ये ग्राफ ध्यान रखिए, ये ग्राफ सेम टू सेम ई का या जी, जी मतलब पृथ्वी का, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण उसके कारण, दोनों के कारण सेम बनेगा। तो अंदर तक तो बनेगा ये स्ट्रेट लाइन और बाहर आके हो जाएगा ये, अंदर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, बाहर आके हो जाएगा ये व्युत्क्रमण। ठीक है, तो ये होगा। इसके अलावा आप ई इनसाइड का सूत्र, यदि हम के क्यू आर है, क्यू को के यदि मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दूं तो ऐसा बन जाएगा। अब मैं 3 का ऊपर यदि गुना कर दूं तो हो जाएगा। तो Q बटे 4/3 पाई आर क्यूब क्या बनता है, ये बनता है रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। देखिए ये Q बटे रो बटे 3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आयतन बन गया। तो आवेश बटे आयतन क्या होता है, रो होता है, आयतन आवेश। सो ये हो गया हमारे आज का लेक्चर। सो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो आज के लिए यहाँ तक ही था। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा हमारा आने वाली एक्सरसाइज इस चैप्टर के ऊपर। सो होप, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।